कल दोस्तों हमने वर्णमाला में वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। दोस्तों इसके बाद हमने स्वर की संख्या को बताया था और व्यंजन की संख्या को भी बताया था, लेकिन दो रूपों में बताया था। पहला भाग जो था इसका मूल रूप में था और दूसरा भाग कुल रूप से था। यानी कि मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये कल हमने बताया था और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों ये हमने बताया था। अब दोस्तों हम इनको बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्वर को पढ़ते हैं। दोस्तों जब हम स्वर का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे स्वर लिख करके हम हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता दूं। जब दोस्तों स्वर की बात होती है इसकी कई परिभाषाएं सामने आती हैं। हालांकि परिभाषाओं से भी कई बार क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। आप जब प्रैक्टिस सेट हल करते हो तो भी इनका वर्णन मिलता है। एग्जाम देने जाते हो तो भी पेपर में इनसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम इनकी परिभाषा। तो इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कहीं कहीं आपको परिभाषाएं अलग हटके मिलती हैं। वो परिभाषा होती है कि वे वर्ण जो किसी अवरोध के बिना ही उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। या ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो कोई एक परिभाषा लिखते हैं तो हम यही लिखेंगे कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों आपने इसकी परिभाषा देखा। स्वतंत्र उच्चरित होने का मतलब कि इनका जब हम उच्चारण कहते हैं तो इनके साथ किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। यानी केवल इन्हीं की ध्वनि निकलती है, किसी अन्य वर्ण की ध्वनि नहीं आती है। दोस्तों इनकी संख्या कुल हमने कल बताया था कि कुल संख्या इनकी 11 होती है। तो वो स्वर कौन कौन से हैं जो 11 की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे में दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आ ई उ ए ऐ ओ और यहाँ पे री छूट गया था, यहाँ पे री गया था। इस तरीके से इनकी संख्या हम काउंट करेंगे दोस्तों तो 11 हो जाती है। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दोस्तों मात्रा के आधार पर इन्हें हम देखेंगे, यानी कि मात्रा के आधार पर तो इनमें से सभी की मात्राएं होती हैं, लेकिन जो अ वर्ण होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसलिए मात्रा के आधार पर जब स्वर की संख्या पूछेगा तो दोस्तों आप बताइएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या होती है 10। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। दोस्तों हमने कल इनके कई भागों के रूप में बताया था
उसको भी हम पढ़ेंगे। तो बारी बारी से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो अब पहली हेडिंग आपने यहाँ तक जान लिया, तब इसकी पहली हेडिंग पढ़ेंगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर अभी आपने मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या देखा, मूल रूप से स्वरों की संख्या देखा, स्वर कौन कौन से होते हैं उन सबों को आपने पढ़ लिया। अब इन्हीं स्वरों को आप पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अब ये जो 11 होते हैं इन्हीं को आप पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। तो उसका पहला भाग है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर। तो दोस्तों, जब हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 3। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या हो जाती है 3। यानी कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 हैं। अब इन तीनों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। मिटा देते इसको। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो भाग होता है उसको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग जो इसका होता है उसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग होता है उसको हम प्लूत स्वर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यही 3 स्वर होते हैं जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें फोकस करना है आपके ह्रस्व स्वर पर। तो आइए ह्रस्व स्वर के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी दोस्तों ह्रस्व स्वर। जब हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा यही बताई जाती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, अर्थात सबसे कम समय लगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आइए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आपने ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिख ली। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत इन 11 में से, जो आपने 11 के बारे में पढ़ा था, जो संख्या थी स्वरों की, उनमें से कौन कौन से स्वर आते हैं? तो देखिए, इनमें 4 स्वर आते हैं। वो कौन कौन है? अ, इ, उ, ऋ। देखिए, इनका उच्चारण ऐसे ही किया जाता है। यदि आप इनका उच्चारण ऐसे करते हैं अ, इ, तो ये उच्चारण आपका गलत हो जाता है। तो आप उच्चारण करेंगे अ, इ, उ, ए, ऐ, री। तो इनका 1 सेकंड का समय लगता है उच्चारण करने। फिर पढ़िए अ, इ, उ, ऋ। तो एक मात्रा का समय लगे, उन्हीं को ह्रस्व कहते हैं। बाकी और को ह्रस्व नहीं कहा जाता। तो देखिए, आपने जान लिया कि इनके अंतर्गत 4 आते हैं। तो दोस्तों, इनको नोट करिए, आगे इनको मिटा दिया जाता है। मिटा दें। इसके बाद आपको अध्ययन करना होता है दोस्तों
दीर्घ स्वर के बारे में। तो दोस्तों यही इसकी परिभाषा होती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हीं को दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए लिखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगना, तो आइए देखते हैं किन किन स्वरों में अधिक समय लगता है। पहले उनको हम लिखते हैं, जैसे में आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यही वो स्वर है जिनका उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वरों में हम पढ़ते थे अ, ऐसे करके पढ़ते थे, फिर पढ़ते थे इ, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आपने देखा कि ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा यहाँ पर कहीं अधिक समय लग रहा है, इसलिए इन टोटल स्वरों को हम दीर्घ स्वर में लेते हैं। तो इस प्रकार ये दीर्घ स्वरों के नाम है, तो आप इन्हें नोट करिए। चलिए हम इन्हें मिटा देते हैं। अब हम प्लुत स्वरों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने अभी तक ह्रस्व स्वर को पढ़ लिया, दीर्घ को भी पढ़ लिया, अब प्लुत को आप पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे पढ़िए प्लुत स्वर को। प्लुत का मतलब ही होता है बहुत अधिक समय। दोस्तों यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसकी परिभाषा यही आती है खुलकर सामने कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व व दीर्घ दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा समय लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब आइए देखते हैं इन प्लुत स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। आपने तो 11 पढ़ लिया, आखिर इसमें आएगा क्या? अब इसकी बात होती है, आपने 11 पढ़ लिया तो दोस्तों जानते हैं यदि आप गांव देहात से हैं तो बहुत अच्छे से इसको पहचानेंगे और जानेंगे, क्योंकि गांव देहातों में लोग दूर स्थित व्यक्ति को बुलाने के लिए खूब जोर से आवाज लगाते हैं। और जब जोर से आवाज लगाते हैं तो उस आवाज में जो स्वर होता है काफी देर तक उच्चारित किया जाता है, उन्हीं को हम प्लुत स्वर में ले लेते हैं। जैसे गांव का एक व्यक्ति दूर स्थित अपने पिताजी को बुला रहा हो, उस समय वो कैसे बुलाता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है पापा हो कर बुलाता है। तो जब हो के सामने, जैसे मैं इसका लिखिएगा उदाहरण, हो करके जब बुलाता है तो हो के सामने जब दीर्घ का साइन लग जाएगा, गुरु का साइन चिन्ह लग जाएगा, यही ये बताता है कि ह में जो ओ स्वर है
इसका उच्चारण काफी देर तक हो रहा है। तो जब ऐसे आपको मिलेगा तभी आप इसको प्लुत स्वर में लीजिएगा, नहीं तो इसको प्लुत स्वर में मत लीजिएगा। यदि कुछ लोग होते हैं जैसे कहते हैं माई रे, तो रे में ए स्वर का उच्चारण जो होता है काफी देर तक होता है, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपके घरों में पूजा पाठ होता है तो आप लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आपको मिलता है, देखिएगा ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, यानी ये बताता है कि वो जो स्वर है इसका उच्चारण काफी देर तक हो रहा है। आप उच्चारण कैसे करते हैं, ओम, तो ओ का उच्चारण आपने काफी देर तक किया, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा बहुत ज्यादा समय ले लिया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। तो दोस्तों अब आपने जो है मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को पढ़ लिया। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जब हम स्वरों की बात करते हैं तो इनके प्रकार उस वक्त दो होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, दो। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो। या ये आपसे पूछ लिया जाए कि मूल रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है तब बताएंगे 11। प्रकार पूछे मूल रूप से तो दो, और स्वरों की संख्या पूछे तो भी क्या बताएंगे, 11। संख्या पूछे तो 11 बताएंगे, और प्रकार पूछे तो बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर या मूलतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब ये स्वर दो होते हैं तो कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे जान लीजिए। पहला नाम जो होता है वो ह्रस्व का होता है, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इसका एक नाम है एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं इसके, नोट कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ये सारे एक ही नाम, सबकी परिभाषा है। अब इसके बाद जो दूसरा आता है दोस्तों, तो जो दूसरा होता है वो संयुक्त स्वर होता है। दोस्तों तो जो इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, संयुक्त नहीं, संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। अब ये तो आपको पढ़ने होते हैं मूल या उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब पहला हेडिंग तो आप लोग जान ही चुके हैं, ह्रस्व स्वर को हमने पढ़ाई दिया है, वही परिभाषा इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, वही एग्जाम्पल इसके होंगे, वही उदाहरण इसके उदाहरण बनेंगे। हम आते हैं अब संधि स्वर की बात करते हैं। तो संधि का मतलब ही होता है दोस्तों मेल। संधि का मतलब ही होता है मेल, यानी कि वे स्वर जो मेल करके बनाए जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। यानी वे स्वर जो जोड़ करके बनाया जाए या जो किसी अन्य स्वर की सहायता से बनते हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संधि स्वर। यानी कि हम लिख सकते हैं वे स्वर जो संधि करके बनाए जाए, जो संधि करके बनाए जाए
उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो इस संधि स्वर को हम प्रकार के माध्यम से समझेंगे कि आखिर इसके अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार के स्वरों से मिलकर के बन रहे हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम संधि स्वर के बारे में जानेंगे। तो संधि स्वर को हमने बताया था कि जो ये इसका प्रकार है ये दो है। इन दोनों प्रकारों को हम बांट करके पढ़ेंगे। पहला तो हम दीर्घ संधि स्वर को पढ़ेंगे, दीर्घ संधि स्वर को। दूसरा हम पढ़ेंगे संयुक्त संधि स्वर को। दोस्तों जब दीर्घ संधि स्वर की बात आती है तो इसका एक और नाम है सजातीय स्वर। इसे हम सजातीय स्वर भी कहेंगे, सजातीय स्वर कह सकते हैं। और इन्हें हम कह सकते हैं विजातीय स्वर। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? विजातीय स्वर भी कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं और इन्हें विजातीय। अब सजातीय स्वर का मतलब कि एक ही जाति के स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है वो सजातीय स्वर कहलाता है। एक जाति का यानी एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं वही सजातीय होते हैं। विजातीय का मतलब कि अलग अलग जाति से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहते हैं या विजातीय स्वर कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं वही विजातीय में आते हैं। तो देखिए एक ही प्रकार के स्वर से मिलकर बनने वाले स्वर कौन है? तो यहाँ पे देखिए अ के साथ अ मिलेगा तो आ बनेगा। ई के साथ ई मिलेगा तो बड़ी बनेगा। ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, अ के साथ अ मिलाएंगे आ बनेगा, छोटी ई के साथ छोटी ई मिलाएंगे बड़ी बनेगा, छोटाऊ के साथ छोटाऊ मिलाएंगे बड़ाऊ बनेगा। ये जो तीन स्वर हैं वही दीर्घ संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं, सजातीय स्वर के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बच गए स्वर वो विजातीय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अ के साथ आप ई मिलाएंगे तो ए बनेगा। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग जाति के स्वर हैं। ये जो स्वर हैं दोस्तों अलग अलग जाति के हैं जो अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर के बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों दूसरे इसके भाग की। तो जो इसका दूसरा भाग है उसी में उसको हम लिखेंगे अ के साथ आप ऊ मिलाएंगे तो दोस्तों बनेगा क्या? ओ। यहां पे देख लीजिए जब आप अ के साथ ऊ का संयोग कर रहे हैं ओ बन रहा है। ये अलग अलग जाति के क्या है दोस्तों? स्वर हैं जिनसे अलग प्रकार का स्वर बन रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे। जैसे ही हम अ के साथ ओ मिला रहे हैं दोस्तों तो क्या बनता है? ओ बनता है आपका। अ के साथ आप ओ को सम्मिलित करते हैं तो ओ बनता है, जिसे हम विजातीय स्वर के रूप में देखते हैं। वही दोस्तों इसके आगे जाएंगे तो अ के साथ एक बार ए मिला देंगे क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ये जो है दोस्तों जो जितने भी है चार ये सभी के सभी संयुक्त संधि स्वर अर्थात विजातीय स्वर के रूप में जाने जाते हैं। फिर देख लीजिए दोस्तों अ के साथ ओ का सम्मिलन हुआ तो क्या बना? औ। और अ के साथ ए मिला तो क्या बना? अय बन गया। तो दोस्तों ये अलग अलग जाति के स्वर मिलकर एक अलग प्रकार के स्वर बना रहे हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त संधि स्वर या विजातीय स्वर के रूप में
देखते हैं। दोस्तों, संधि स्वर के रूप में ये 7 स्वर पढ़े हैं, जिनको आपने 2 भागों में बांट करके पढ़ा है। इनसे कुछ अपवादित क्वेश्चन कर लिए जाते हैं दोस्तों, तो उन अपवादित क्वेश्चनों को हम बताएंगे। जब आप पूरा स्वर पढ़ लेंगे तो स्वर से संबंधित कम से कम 15-20 क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का हल कराऊंगा, और आप देखिएगा कि नया टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है, क्या इसमें कठिनाइयाँ हैं, उनको कैसे हल करना है, ये सब आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है। दोस्तों, अभी आपने उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ लिया, बाकी जो बचा हुआ पाठ है दोस्तों, उसको आपको कल दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को हमें उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर भी करेंगे तथा साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी करेंगे।